अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुल्फीप्लेक्स एंड मैं हूं आपकी टीचर मिस दुआ जुल्फ़िकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेक्चर्स स्पेशली आगा खान बोर्ड के ऊपर बेस्ड हैं, बट they are very beneficial for Sindh, Punjab and federal board students. The reason is that we have used the reference book of Punjab, Federal and Sindh board. These are the paid lectures for my students of grade 9 and 10 which are studying in Aga Khan board, जहाँ पर मैं उनको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बट आई एम अपलोडिंग ऑल दीज लेक्चर्स फॉर फ्री फॉर यू ऑल। मेक श्योर कि आप इससे बेनिफिट लें, और अगर आप ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। फी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। न्यूक्लियस, हमने लास्ट लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियस को। सो हियर इट इज व्हाट इज न्यूक्लियस। देखिए बेटा, जो न्यूक्लियस है हमारे पास, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है विच इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। अब मुझे पहले जल्दी जल्दी ये बता दे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। मिस प्रोकैरियोट में फॉल्स न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस होता है। मान कह रहे हैं प्रो मीन्स फॉल्स न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस। एक्सीलेंट बेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है उन्हें हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, और जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। अब देखिए, जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। जबकि इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता उनमें न्यूक्लियस, हाँ बता तो दिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लाइक बैक्टीरिया, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इनके अंदर क्या होता है, अगर न्यूक्लियस नहीं होता तो इनके अंदर जस्ट डीएनए होता है जो पूरे सेल के अंदर फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। और उस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, अब अगर आप इसके सेंटर में देखो तो आपको क्लियर न्यूक्लियस नजर आएगा, बट यहीं पर अगर ये हमारे पास एक और सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है बल्कि जो डीएनए का मटेरियल है वो पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है, तो बेटा ऐसे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसे या डीएनए होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, और वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो मैं आपको बता दूं न्यूक्लियस का एक और नाम भी है। सिंध बोर्ड में, पंजाब बोर्ड में और फेडरल बोर्ड में इसका एक और नाम है कंट्रोल सेंटर। इसका एक रीजन है, जैसे कि इंसान की बॉडी में तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है इंसान का ब्रेन, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज, सॉरी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। अगर उसके अलावा बात करें तो न्यूक्लियस हमारे पास डीएनए को कैरी करता है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, और सेल की तमाम एक्टिविटीज को डायरेक्शन देता है या डायरेक्ट करता है या कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास ये एक एनिमल सेल है, ठीक है, और ये हमारे पास एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट, ये पूरा ही न्यूक्लियस है, सॉरी एनिमल सेल ये इसके बाहर होगा ऐसे, और इसके अंदर वाला पूरा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर वाली चीजों को हम डिस्कस करते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है। आज थोड़ा सा माइक में इशू तो इसलिए मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, तो आप लोग चैट में बता सकते हैं। यस मिस। यस बेटा, क्लियर है, ओके। मैमा को भी क्लियर है, ईमान को भी, विंदना, इकान एंड हुरिया। आगे चले, ठीक है। देखो, अभी अभी जो हमने डिस्कस किया वो ये डिस्कस किया कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। मेम्ब्रेन का मतलब कि इसके ऊपर कोई ना कोई लेयर है, ठीक है। यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। इसके अंदर डीएनए होता है और इसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की और शेप की। बेटा यूजुअली जो न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास स्फेरिकल या ओवल होता है, जैसे कि आपने ऊपर पिक्चर में भी देखा, इस वाली पिक्चर में, कि यूजुअली ये स्फेरिकल होता है। और अगर हम बात करें इसकी जगह की, लोकेशन की, तो एनिमल सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एनिमल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये साइड में होता है। इसका एक बड़ा खास रीजन है। अगर आप यहाँ एनिमल सेल में देखो तो यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में, इधर, हियर इट इज, एंड इन प्लांट सेल न्यूक्लियस साइड में, सेंटर में नहीं है। इसका रीजन ये है, एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल्स वो जो फूड को स्टोर करते हैं, ये हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था।
अब एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे से वैक्यूल होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस सेंटर में होता है। प्लांट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज वैक्यूल। और इस बड़े वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस की लोकेशन साइड में हो जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस की शेप कैसी है, तो आप बोलोगे टीचर स्फेरिकल या फिर ओवल। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकेशन बताओ, तो आप बोलोगे मिस एनिमल सेल में या प्लांट सेल में, बिकॉज एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है और प्लांट सेल में ये साइड में होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट सेल में ये न्यूक्लियस साइड में क्यों होता है, तो आप लोग क्या बताओगे? लार्ज वैक्यूल की वजह से। इन चैट, ओके, क्या बताओगे? दैट इन प्लांट सेल्स व्हाई न्यूक्लियस इज एट द कॉर्नर, लार्ज वैक्यूल की वजह से, शाबाश। अब आती है इस वाले पॉइंट पर, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड। आपको पता होगा मोनो का मतलब होता है वन, एक्सोनोमेमा। तो कुछ सेल्स के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है मोनोन्यूक्लिएटेड। जबकि कुछ सेल्स के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो उन्हें कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, बहुत सारे। तो मोनोन्यूक्लिएटेड मतलब जिनके पास एक सेल एक न्यूक्लियस हो, और मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। स्केलेटल मसल्स, जो हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, जैसे कि ये आपकी बोन है, ठीक है, ये आपके हाथ की बोन है। आपको पता है कि बोन्स के ऊपर लगे होते हैं हमारे पास मसल्स। अभी जो मसल, जो ऐसे मसल्स जो बोन से अटैच्ड होते हैं, उन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, क्योंकि बोन्स हमारा स्केलेटन बनाते हैं। और ऐसे मसल्स जो बोन के साथ होंगे उन्हें स्केलेटल मसल्स कहेंगे। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मतलब एक सेल के अंदर, एक मसल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस। अब आता है एक ऐसा पॉइंट भी, आपको लगता है कि कोई ऐसा सेल भी होता होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं होगा? मतलब इज इट पॉसिबल कि एक ऐसा सेल भी हो जिसके अंदर न्यूक्लियस ही ना हो? यस और नो? मिस इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता होता डीएनए ओमेमा होता चैट में होगा। बताएगा, ठीक है, मुझे आवाज नहीं आई थी। ईमान कह रही यस, इकान कह रहे नो। चले मैं बताती हूँ, देखिए, हमारे पास ऐसा सेल भी होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं उनके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है रेड ब्लड सेल, हमारे ब्लड का सेल। रेड ब्लड सेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। याद रखिएगा, रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इट मीन्स कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड। कुछ के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, जैसा कि स्केलेटल मसल की एग्जांपल। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, उन्हें हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। एम आई क्लियर? आगे चले। ओके, आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, ठीक है, लेयर बाय लेयर। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन कितनी मेम्ब्रेन होती है? तो द आंसर इज दो। देयर आर टू मेम्ब्रेन्स, उससे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप वैसे लिफाफे को कहते हैं ना, तो ये इसी तरह से दो लेयर्स होती है न्यूक्लियस के ऊपर। सो न्यूक्लियस हैज डबल लेयर विच इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ डबल मेम्ब्रेन, एक होती है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स सी इन दिस पिक्चर। बेटा, ये आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की ये वाली जो अपर साइड मेम्ब्रेन है, इसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। और जो अंदर की साइड, इनर साइड मेम्ब्रेन है, उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। और दोनों को मिलाकर बताओ, आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन प्लस इनर मेम्ब्रेन मीन्स डबल मेम्ब्रेन, इनको मिलाकर क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप, एक्सीलेंट। उन्हें हम कहेंगे न्यूक्लियर एनवेलप। अब जरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं। वेल डन ईमान, वेल डन वंदना। दूसरी बात है न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है जो हमने प्लाज्मोडेस्माटा पढ़े थे ना, आपको याद होगा, हमने सेल वॉल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा था। अब देखो, न्यूक्लियर पोर्स, इन पोर्स को कहते हैं, इन होल्स को कहते हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर होते हैं। सी इन द डायग्राम, ओके। दीज आर नोन एज दीज पोर्स आर नोन एज न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स हमारे पास छोटे से गेटवे होते हैं जिनके जरिए कुछ पार्टिकल्स
न्यूक्लियस के अंदर एंटर होते हैं या न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल ऐसे आप ले सकते हो कि थिंक ऑफ इट एज एयरपोर्ट सिक्योरिटी गेट्स। ठीक है, आप सोचो कि जो न्यूक्लियर पोर्स है वो हमारे पास जो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गेट्स होते हैं ना, उसी की तरह है। क्यों? क्योंकि ओनली पीपल विथ राइट पासपोर्ट कैन एंटर और एग्जिट। सिर्फ वो चीजें जिनके पास मतलब जैसे इनको न्यूक्लियर पोर्स को पता होगा कि ये चीज हमारे काम की न्यूक्लियस में एंटर होनी चाहिए, तो उस चीज को एंटर होने देते हैं। और जो चीज काम की नहीं है, जो हार्मफुल है, उसको एंटर होने नहीं देते। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर। हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर एनवेलप को और न्यूक्लियर पोर्स को। यहां तक मैं दो क्वेश्चंस आपसे पूछ रही हूँ, लेट मी नो कि आपको पता है या नहीं पता। द फर्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज डैश। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज डैश। बिंदना, होरिया, इकान। तो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल सेंटर। ठीक है, हमने अभी भी ऊपर डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर। यस, कंट्रोल सेंटर क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। एंड वेल डन एवरीवन, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स था सबका। ठीक है, एक और सवाल। यस, these are the pathway or gateway which allow some specific things to enter into the nucleus. Well done, Vandana. Well done, Hurriya. Well done, Umema. Well done, Iman and Ikan. The correct answer is nuclear pores. ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं। मतलब माशाल्लाह से आपको समझ में आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। आगे हमारे पास जो थर्ड स्ट्रक्चर है, इट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, आपने साइटोप्लाज्म के बारे में सुना होगा, बट व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? तो इसके लिए ये पिक्चर है हमारे पास। देखिए, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसकी डबल एनवेलप है। और ये हमारे पास न्यूक्लियोपोर्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे इस पिक्चर में यहाँ पर। अब ये जो आपको यहाँ पर लिक्विड नजर आ रहा है ना, आप सोच रहे हो कि न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा न्यूक्लियस है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। खैर, जो यहाँ पर साइड में इसके एक लिक्विड होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है, उसी लिक्विड को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नाउ न्यूक्लियोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंस विच फिल्स अ न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या होता है? इट कंटेन आइंस, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड्स वर्ड को फिलहाल आप छोड़ दें, वो हम आगे डिस्कस करेंगे वैसे ही। लेकिन इसमें जो है ना, वो एंजाइम्स होते हैं और आइंस होते हैं। अब काम की बात करते हैं, फंक्शन क्या है इनका। तो जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, जो सेल की तमाम एक्टिविटीज में मदद करता है, सेल के पार्ट्स को होल्ड करता है, बेटा ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक जेल होता है जो न्यूक्लियस के लिए न्यूट्रिएंट्स वगैरह को होल्ड करता है, आइंस रखता है और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में मदद करता है। अब आप लोगों ने जो लेक्चर मिस किया था मेटाबॉलिक एक्शन वाला, तो इसलिए मैं वर्ड यूज नहीं करी फिर यहाँ पर। बस इतना याद रखिएगा कि न्यूक्लियोप्लाज्म एक जेल की तरह का सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म की तरह ही फंक्शन परफॉर्म करता है। ये भी हम जब साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे तो फिर और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट हमारे पास है न्यूक्लियोलस। अब जरा देखो, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। इस पिक्चर पे आ जाए जरा वापस से। तो बेटा इस वाली पिक्चर में आपको यहाँ सेंटर में एक छोटा सा और सर्कल नजर आ रहा होगा ना, ये हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियोलस। नाउ न्यूक्लियोलस इज अ डार्क डेंस बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क डेंसर बॉडी होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। फंक्शन इसका क्या है वो भी बता देती हूँ। देखो, सेल में एक होता है डीएनए, और एक डीएनए से मिलती जुलती चीज है, उसका नाम भी डीएनए की जैसा ही होता है। क्या नाम है उसका? आई गेस आप लोग शायद बता सकते हैं। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। वेल डन, हुरिया। तो न्यूक्लियोलस हमारे पास बनाता है आरएनए। वेल डन, उमैमा, ईमान एज वेल। सो न्यूक्लियोलस का फंक्शन है इट सिंथेसाइज आरएनए। अब फन फैक्ट की बात करते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास, इंसान का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए होता है वो अबाउट 2 मीटर होता है। ठीक है, और बिल्कुल फोल्डिंग, मतलब इस तरह से फोल्ड होकर अंदर पैक्ड होता है। अब कहा जाता है कि अगर हम हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, उन सारे सेल्स में से डीएनए को निकाल कर खोल दें, ठीक है, तो वो तकरीबन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सी, योर डीएनए इज सो लॉन्ग इट कुड स्ट्रेच फ्रॉम अर्थ टू प्लूटो एंड बैक
17 टाइम्स, यानी कि अर्थ से लेके प्लूटो तक डीएनए को अगर आप खोल दें तो उसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि वो स्पेस तक रीच कर सकता है, और 17 टाइम्स मतलब 17 टाइम्स स्पेस पे जाए फिर वापस आए, फिर जाए फिर वापस आए। इतनी ज्यादा लेंथ होती है हमारे डीएनए की। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी ज्यादा लेंथ है तो फिर हमारी बॉडी में फिट कैसे होता है? तो बिल्कुल फोल्ड होकर फिट होता है। ठीक है, ये आप लोग मैट्रिक क्लास में पढ़ेंगे। तो ये फैक्ट समझ में आया कि इंसान के डीएनए की लेंथ कितनी ज्यादा होती है और वो न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होता है। क्लियर है? रिपीट कर देते हैं वंदना। द फन फैक्ट इज कि इंसान का जैसे ह्यूमन न्यूक्लियस जो है, यानी कि ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो डीएनए वो अबाउट 2 मीटर्स होता है, मतलब उसकी लेंथ 2 मीटर की होती है, लेकिन वो अंदर पैक्ड होता है। अगर हम इंसान की बॉडी में से सारे सेल्स लें, उन सारे सेल्स में से सारे न्यूक्लियस में से सारे डीएनए को निकालें और उन डीएनए को फोल्ड दें, तो उनकी लेंथ इतनी होगी कि वो प्लूटो तक जा सकते हैं 17 टाइम्स और वापस आ सकता है, मतलब इतनी ज्यादा लेंथ। और सन तक 600 टाइम्स, इट कुड रीच द सन एंड बैक अबाउट 600 टाइम्स। इतनी ज्यादा लेंथ है, जैसे ये इतना डीएनए कि ये इसकी लेंथ जाएगी सन तक स्पेस में और फिर वापस आएगी। क्लियर है? ओके। अब जो हमने अभी तक न्यूक्लियस को डिस्कस किया वो हमने सिंध बोर्ड, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड सबसे डिस्कस किया है, बट अब एक दफा हमारी बुक को दोबारा देख लेते हैं कि हमने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। सो न्यूक्लियस, और पूरी आज मैं थोड़ा स्लो बताऊंगी इसको, ठीक है? अब देखें, न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर होता है, और हमने पढ़ा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर में होती है, ठीक है? लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वैक्यूल, बड़े वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल में न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप में कुछ छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन हमने पढ़ा है, ठीक है? अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की बात करें तो एक फ्लूइड, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, अच्छा एक क्वेश्चन है मैम का, देखिए क्या क्वेश्चन है। किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया डीएनए को सेल से बाहर निकाल के, यस मैम, उन्होंने लेंथ चेक की ना डीएनए को बाहर निकाल के, तभी तो उनको पता चला कितनी ज्यादा लेंथ है। बाकी ये कि उन्होंने स्पेस तक तो लेकर नहीं गए, ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो उनका एक एस्टिमेशन है कि इतनी ज्यादा लेंथ है तो स्पेस तक जा सकता है। अच्छा, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर एक एक न्यूक्लियाई भी होता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन हमने फिलहाल अभी भी जो पढ़ा ना कि डार्क सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई भी कह सकते हो आप, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। अब जो न्यूक्लियोलस है इट्स अ डार्क स्पॉट, एंड ये ऐसी जगह है जहां पर आरएनए बनता है, हमने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है? जहां पे आरएनए बनता है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, कर लेते हैं, बल्कि देखो ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर होता है डीएनए, आपको पता है, और आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि जब डीएनए इस तरह की फॉर्म में होता है तो उसे हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। और आप मुझे बताओ कि जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमेटिन नेटवर्क थिक हो जाता है, और हमने ये पढ़ा था इन सेल डिवीजन, ठीक है? जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमेटिन नेटवर्क थिक हो जाता है, और जब वो थिक हो जाता है तो बताओ इसे क्या कहते हैं? ये बना लेते हैं, व्हाट्स दिस? इसका नाम क्या है? एक्सीलेंट, क्रोमोसोम कहते हैं इसे। सो ये हमारे पास पहले क्रोमेटिन होता है, और जैसे वो थिक हो जाते हैं तो फिर हमारे पास क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं तो आप लोग को याद होगा, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। क्रोमोसोम्स दो चीजों के बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है? ये कंपोजिशन याद रखिएगा। अगेन वही बात कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ डीएनए के बने होते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, ठीक है? सबमर्ज होते हैं मतलब ऐसे फैले होते हैं, उनमें प्रोटीन भी नहीं होता। ये हमारे पास न्यूक्लियस की डायग्राम है। अभी तक हमने जो जो पार्ट्स डिस्कस किए, ये डबल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, छोटे छोटे से पोर्स को हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। और जब सेल डिवाइड होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमेटिन नेटवर्क थिक हो जाता है और वो इस तरह से क्रोमोसोम बना लेता है, और इससे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं जो आरएनए बनाते हैं। नाउ लेट्स सी कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है? वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर।
Yes, class, come here. The first question is the nuclear envelope is option number A, single membrane without pores, double membrane with pores, single membrane with pores, या double membrane without pores. What's the answer? जल्दी जल्दी बताएं. Yes, बेटा, what happened? Revise question. Okay. पहले एमसीक्यू पे आ जाए. डायग्राम के नीचे आए, देखिए यहाँ पर. पहले यहाँ पर एमसीक्यूज पे आ जाए. इधर इस पिक्चर के नीचे आए. नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज? यस और नो? ओके. अब हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द न्यूक्लियर एनवेलप क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन विदाउट पोर्स, डबल मेम्ब्रेन विद पोर्स, सिंगल मेम्ब्रेन विद पोर्स, या डबल मेम्ब्रेन विदाउट पोर्स. अच्छा, यहाँ पे पोर्स का मतलब है न्यूक्लियो पोर्स. ठीक है, अब बताएं. ईमान कह रही है बी. उमैमा भी कह रही है बी. वंदना कह रही है बी. इकान भी कह रहे हैं बी. पूजा भी कह रही है बी. एक्सलेंट, यू ऑल आर राइट. द करेक्ट आंसर इज डबल मेम्ब्रेन विद पोर्स. ब्रिलियंट. वी हैव द सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर. प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस में बी पुश टू साइड. प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में चला जाता है किसकी वजह से? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और क्लोरोप्लास्ट. ईमान कह रही है सी. वंदना कह रही है सी. होरिया कह रही है सी. उमैमा कह रही है सी. इकान भी कह रहे हैं सी. वेल डन, यू ऑल आर राइट अगेन. द करेक्ट आंसर इज सी. हमने भी पढ़ा था कि लार्ज वैक्यूल की वजह से वो साइड में चला जाता है. नाउ, द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स. न्यूक्लियर पोर्स का मेन फंक्शन क्या है? स्टोर डीएनए, अलाउ कंट्रोल्ड एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, प्रोड्यूस एटीपी, या एंकर क्रोमेटिन. कोई ऑप्शन समझ नहीं आया तो आई कैन एक्सप्लेन से पूछ लीजिएगा. ठीक है, अब बताएं. फास्ट एवरीवन, जल्दी बताएं. व्हाट्स द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स? उमैमा कह रही है बी. यस, सूर्या, ईमान, विंदना, इकान. विंदना कह रही है बी. ईमान कह रही बी. हुरिया कह रही बी. इकान भी कह रही बी. एक्सेलेंट, द करेक्ट आंसर इज बी. इतने कंफ्यूज क्यों थे? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, राइट? पहले ये बताया, इतना लेट रिप्लाई क्यों आया? हाँ हुरिया, आप कंफ्यूज हो गए थे? हम्म. इकान भी कह रहे कंफ्यूज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 भी है. अच्छा, यहाँ पे मिस्टेकनली 14 लिख लिया है, बट 4 है. ठीक है. विच इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. मैंने आपको लेक्चर के दरमियान कहा था कि देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती? वंदना कह रही है बी. उमैमा कह रही है बी. हुदा कह रही है बी. ईमान कह रही है बी. इकान भी कह रही है. न्यूक्लियोलस, शाबाश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो. इनमें से वो कौन सा पार्ट है जो न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है? क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइबोसोम, या न्यूक्लियोलस. सी. ईमान कह रही सी. वंदना कह रही सी. इकान कह रहे सी. हुदा कह रही सी.
उमेमा भी कह रही सी। एक्सेलेंट, द करेक्ट आंसर इज सी। Now we have, I guess, the next question is the nucleus is found in all cell. पूरा कह रही बी, ओनली यूकेरियोटिक सेल। अच्छा, वंदना कह रही बी, ईमान कह रही बी, उमेमा कह रही बी, इकान भी कह रही बी। एक्सीलेंट, अगेन द करेक्ट आंसर इज बी। द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ऐसा फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? ईमान कह रही सी। आज ईमान सबसे पहले आंसर दे रही है। वंदना कह रही सी, पूरा कह रही सी, उमेमा कह रही सी, Ikan is also saying C, so the correct answer is C, nucleoplasm. Now we have the last question. During cell division, chromatin condenses into, पूरा कह रही है A, ईमान A से नहीं सुनी, पूरा कह रही है A, उमेमा कह रही है A, इकान कह रही है A, ईमान कह रही है A, वंदना कह रही है A। शाबाश बेटा, द करेक्ट आंसर इज क्रोमोसोम्स। अब अगर लेक्चर इज ओवर, अगर आप लोग के माइंड में कोई भी सवाल है इस पूरे लेक्चर में से तो आप मुझसे पूछ लें। अदरवाइज एमसीक्यूज के आंसर्स आप लोगों ने रियली बहुत अच्छे दिए, दे आर रिमार्केबल, यू आर गिविंग द रिमार्केबल आंसर्स, और मतलब इतनी जल्दी और सब सही है। नाउ जस्ट टेल मी, कोई क्वेश्चन है आप लोग का लेक्चर में से? यस और नो, क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। ठीक है, मैं एक सवाल कर रही हूँ फाइनल आज का, लेकिन ये आज के लेक्चर में से नहीं है। लेट्स सी कि आप में से कौन आंसर कर पाता है। सो द क्वेश्चन इज, मुश्किल करते हैं, यू कैन ट्राई। अच्छा, जिसने आंसर दिया ना मैं इस बच्चे को मान जाऊंगी, ठीक है? कि मतलब पढ़ते हैं बच्चे। द क्वेश्चन इज, ये भी इजी है, ये भी इजी। मैं ये मानूंगी कि मतलब बच्चे पढ़ते हैं, आप इतनी मेहनती बच्चे हो, अगर आपने आंसर दिया तो। हाँ जी, आगे माइंड में क्वेश्चन। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ डैश। रिवाइजिंग, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ डैश। हम वेट करेंगे 5 सेकंड्स तक। 1, 2, 3। पेप्टाइडोग्लाइकन, वेल्डन विंदना, इकान वेल्डन। पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, आप दोनों कह रहे हो पेप्टाइडोग्लाइकन, उमेमा भी कह रही है पेप्टाइडोग्लाइकन, पूरिया भी, ईमान भी। एक्सलेंट एवरीवन, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल हम लोग डिस्कस कर, कल आपका टेस्ट है, सॉरी। मुझे सारे बच्चे ऑन टाइम टेस्ट के लिए चाहिए। किसी बच्चे ने अगर टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो आपके घर पर आ जाएगा टेस्ट, ठीक है? अल्लाह हाफिज।